Biology, one of the interesting subject. देखो बच्चों, लॉजी मीन्स स्टडी एंड बायो मीन्स लिविंग. दैट मीन्स बायोलॉजी में हमने लिविंग थिंग्स को स्टडी करना है कि लिविंग थिंग्स बनी कैसे हैं. एंड नॉट इवन दैट, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी नाइन्थ स्टैंडर्ड में, एट्थ स्टैंडर्ड में, सेवेंथ स्टैंडर्ड में. दैट इज सेल, है ना. सेल बेसिक यूनिट थी जिससे लाइफ ओरिजिनेट हुई है, जिससे लाइफ बनी है. बट अब आप हायर क्लासेस में, दैट मीन्स राइट नाउ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड. कम ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी 9th स्टैंडर्ड को किया क्लियर और अब आपको 10th में सीबीएसई बोर्ड में. तो भैया इस बार तो बोर्ड के एग्जाम है आपकी, तो दैट मीन्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम स्टूडेंट्स एट योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज स्कूल तैयारी. सो मैं शिष्टा शर्मा who will be going to teach you biology aspects of class 10th CBSE biology. तो बेटा अब आपको मुझसे पढ़नी है बायोलॉजी. इसका मतलब बायोलॉजी को रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं. ये रूल है शिष्टा मैम का, याद रखना. नो रट्टाफिकेशन, नो क्रैमिंग ऑफ बायोलॉजी. क्योंकि बेटा बायोलॉजी, जस्ट थिंक अबाउट दैट, हमें अपने बारे में पढ़ना है और अपना काम कभी भी ऐसे चलते हुए नहीं करना चाहिए. मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे बने हो. इवन राइट नाउ अभी भी आपकी बॉडी के अंदर इतनी रिएक्शंस हो रही हैं ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते. तो वो रिएक्शन कैसे हो रही हैं, कैसे आप ब्रीथ कर रहे हो, कैसे आप रेस्पायर कर रहे हो, एक्सक्रीशन का क्या मैकेनिज्म है, एंड नॉट इवन दैट, बहुत सारी चीजें हैं जो हम मिलकर, है ना, मिलकर पढ़ने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, आई एम सेइंग दिस थिंग अगेन. ठीक है. सो आई विल गोइंग टू टीच यू बायोलॉजी इन इंटायर सेशन. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी 10th CBSE, स्पेशली फॉर बोर्ड. सो फर्स्ट चैप्टर है बेटा आपका लाइफ प्रोसेसेस. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट मुझे एक चीज बताइए बहुत इजी सी. हाउ कैन यू से कि कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, कैसे बताएंगे आप? सोचिए जरा. आप बोलेंगे कि मैम गाय खाना खा रही है, एक ह्यूमन है वो खाना खा रहा है, दैट मीन्स न्यूट्रिशन ले रहा है. ठीक है. आपने देखा है ऐसा कि भाई ऐसा हो रहा है, कोई डॉग भाग रहा है, ऑल दैट, वो सब लिविंग है. और जो मूव नहीं कर पा रहे, है ना, जो भाग नहीं रहे या जो खाना नहीं खा रहे, वो नॉन लिविंग है. आपके माइंड में ये आएगा. बट एक चीज बताओ मुझे, आपने एक प्लांट को देखा होगा, वो तो नहीं भाग रहा कहीं, वो तो फिक्स है अपनी जगह पे. बट आपको पता है ना कि प्लांट्स लिविंग होते हैं. अभी तक 10th तक आप यही चीजें पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट्स आर लिविंग, प्लांट्स आर लिविंग, है ना. तो आप मतलब मूवमेंट से तो जज नहीं कर पाओगे कि जो मूवमेंट शो कर रहे हैं वो आपके लिविंग हो गए और जो मूवमेंट शो नहीं कर रहे वो नॉन लिविंग हो गए. नहीं कर सकते ऑफ कोर्स. व्हाट इफ जो अभी ह्यूमन की बात की हमने कि वो खाना खा रहे, व्हाट इफ अगर वो सो रहे हैं, स्टिल वो लिविंग होंगे या नहीं? ऑफ कोर्स वो लिविंग होंगे. तो दैट मीन्स आप बोल सकते हो ब्रीदिंग एक फैक्टर है जो आप ले सकते हो कि हाँ भाई जो ब्रीथ कर रहा है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. बट यू नो व्हाट, जितनी भी प्रोसेसेस है आपकी बॉडी में, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप जाग रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, तो चाहे अभी अभी आप बिल्कुल आराम से तसल्ली से बैठ के ये लेक्चर सुन रहे हैं या नोट कर रहे हैं कुछ, एट द सेम मोमेंट बेटा जितने भी प्रोसेसेस है आपकी बॉडी में अभी भी चल रही हैं. ये इस मोमेंट पे भी चल रही हैं सारी प्रोसेसेस. क्योंकि भाई अगर ये प्रोसेसेस एक भी रुकी ना, तो जितनी भी बीमारियां हैं वो सब आपको घेर लेंगी. समझ रहे हो? तो वो कौन सी प्रोसेसेस हैं जिनका कभी भी रुकना आपके लिए हानिकारक हो सकता है? दैट मीन्स लाइफ प्रोसेसेस, जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है, प्रोसेसेस जो कभी खत्म ना हो, उन प्रोसेसेस की बात हो रही है ये. Okay, so let's start this thing. So all living things, and let me tell you one thing very clearly students, बेटा जितना मैं आपको बताऊंगी this will be sufficient for your CBSE board. कहीं और जाने की नीड नहीं है, कोई और रेफरेंस बुक को आपने फॉलो नहीं करना, सिर्फ आपने शिष्टा मैम के लेक्चर को सुनना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं. एंड आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग,
मैं आपको नोट्स की फॉर्म में ही सब बताऊंगी। आपको कोई एनसीईआरटी बुक में से इतना सारा पढ़ने का मैटर रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि भाई बायोलॉजी इज ऑल अबाउट बहुत सारा पढ़ना पड़ता है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है माइंड में। बट ऑफकोर्स मैं आपको नोट्स की फॉर्म में सब बताने वाली हूँ, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा ये। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस, लाइक जैसे ग्रोथ है, राइट, एक्सक्रीशन है। अब आप बोलेंगे ग्रोथ तो सबको पता है ना, कि मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, इंक्रीज इन वॉल्यूम बोल सकते हो, इंक्रीज इन वॉल्यूम, मास, दिस इज ग्रोथ। व्हाट अबाउट एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या होगा? व्हाट इज एक्सक्रीशन? थिंक अबाउट दैट। सी दिस इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो आपकी बॉडी से वेस्ट निकल रहा है, चाहे वो स्वेट है, चाहे वो poop है, whatever. Okay, so removal of waste will be termed as excretion, and we will study this thing in this lecture, not right now of course, it's a vast concept, we will continue this thing during the session. ठीक है, so respiration है। ठीक है, अभी तक आपको ब्रीदिंग टर्म पता है, सांस लेना सांस छोड़ना, दैट इज इनहेलिंग और एक्सहेलिंग आप बोलते हो जिसे। ठीक है, ये तो आपको पता है कि हम सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, बट बेटा रेस्पिरेशन एक डिफरेंट टर्म है। रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग, रिमेंबर दिस थिंग। रेस्पिरेशन एक डिफरेंट चीज है, दिस इज नॉट सिमिलर टू ब्रीदिंग। प्लीज नोट डाउन दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ब्रीदिंग एंड respiration are different, राइट? डिफरेंट कैसे है? देखो, ब्रीदिंग में ना इट्स अ काइंड ऑफ फिजिकल थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि आप सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, तो आप बोल सकते हो ब्रीदिंग जो है बेटा एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जबकि बेटा जो रेस्पिरेशन है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ केमिकल प्रोसेस। अभी जब हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन, हम आपको और भी ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर को प्रॉपर बताने वाली हूँ, प्रॉपर रेस्पिरेशन को। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आपका चैप्टर एक ही है लाइफ प्रोसेस, लेकिन इसके अंदर हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वेदर इट इज एक्सक्रीशन, वेदर इट इज ट्रांसपोर्टेशन, वेदर इट इज रेस्पिरेशन, वट एवर इट इज, जस्ट मेक श्योर बच्चों वो आपको कैसे करना है, वो आपको एक अलग अलग चैप्टर की फॉर्म में पढ़ना है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, वरना बहुत ही लेंथी चैप्टर है ये आपकी अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं, ऑफ कोर्स बीइंग अ टीचर हमारे लिए बहुत इजी है, बट एज अ स्टूडेंट मैं आपको ये गाइड करना चाहूंगी, जस्ट मेक श्योर लाइफ प्रोसेस चैप्टर को आपने इंडिविजुअल चैप्टर की तरह पढ़ना है। ठीक है, देन बेटा नेक्स्ट है सर्कुलेशन, कि आपको पता है कि ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में, बट कैसे हो रहा है, कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, जैसे आपका रास्ता है ना, कि स्कूल जाने के लिए आप ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हो अपने घर से स्कूल तक का, देन स्कूल से आने के लिए घर आप एक डिफरेंट पाथ फॉलो करते हो, और मैं भी सेम हूँ, राइट? इन सेम वे ब्लड भी एक फिक्स और अनफिक्स दोनों तरीके के पाथ को यूज करता है, जो कि हार्ट के पास जाएगा, फिर हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, राइट? बट कौन सा ब्लड हार्ट के पास जा रहा है और कौन सा ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन्स के पास जा रहा है, दिस इज व्हाट वी विल सी इन दिस चैप्टर। ठीक है, सो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है, तो बेटा यही है लाइफ प्रोसेसेस। दीज आर द थिंग्स जिसको देख कर आप बताएंगे कि हाँ भाई ये लिविंग है और दूसरी चीज नॉन लिविंग है। ठीक है, जितनी भी प्रोसेसेस है बेटा, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारी काम करती हैं ताकि आप ढंग से काम कर सके, दैट मीन्स दे विल गोइंग टू work together to keep the living organism alive and perform the job of body maintenance, and this is what we called life processes, one of the most important chapter from this unit. And not even this, अगर आपने इसके बाद मेडिकल लेने का सोचा हो, तब भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है ये सीन, क्योंकि वहाँ पर आपको रेस्पिरेशन से रिलेटेड चैप्टर देखने को मिलेंगे। डाइजेशन वाला तो खैर अब गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड कर दिया, बट ये स्टिल आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगी ये चीज। ठीक है, सो लेट्स सी बेटा,
लाइफ प्रोसेस को हम डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली इन 4 लेवल्स पे। फर्स्ट है बेटा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, एंड देयर इज वन मोर टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हम सर्कुलेशन के अंदर ही देखेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड आपकी बॉडी के अंदर। सो रिमेंबर यू हैव टू मेक नोट्स वन बाय वन, ठीक है, नोट्स भी बनाने हैं और एज अ इंडिविजुअल चैप्टर आपको स्टडी करना है। सो बेटा पहली बात करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा डाइजेशन की। अभी हम रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन को साइड कर रहे हैं बिकॉज दैट्स आर नॉट अ पार्ट राइट नाउ, वी विल स्टडी देयर आल्सो, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं डाइजेशन की बात कर रही हूँ, डाइजेशन का मतलब क्या है? बोलोगे कि मैम जो कॉम्प्लेक्स चीज है ना वो सिंपल चीज में टूट जाती है ना। आपने रोटी खाई, आपने पिज्जा खाया, बर्गर खाया, वॉट एवर यू आर ईटिंग, दैट विल गोइंग टू कन्वर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, बट हियर द फर्स्ट थिंग कम्स, दैट इज न्यूट्रिशन। डाइजेशन को पढ़ने से पहले हमें न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा, राइट? हमें न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट दिस न्यूट्रिशन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी विल गोइंग टू सी हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन योर बॉडी। डाइजेशन तुम्हारी बॉडी में होता कैसे है, ठीक है। सो लेट्स सी दैट। सो बेटा न्यूट्रिशन होता क्या? पहली बात तो न्यूट्रिशन इट इज समथिंग यू कैन से द होल प्रोसेस जिसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन कर रहा है ना। सो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग, note down this thing side by side, make a notes of that, this will definitely help you guys। एंड इसके बाद ना कोई रेफरेंस बुक फॉलो नहीं करनी, मार्क माई पॉइंट, सिर्फ ये लेक्चर सफिशिएंट है आपके लिए, कहीं नहीं जाना आपने, सब कुछ यही मिलेगा स्कूल तैयारी पर आपको, ठीक है। सो द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्राप्त करता है, खाना प्राप्त करता है, सब कुछ खाने जो भी उसको मिल रहा है, राइट। अब देखिए न्यूट्रिशन बेटा प्लांट्स के केस में अलग लेवल होता है। लेट मी राइट डाउन दिस थिंग। सो बेटा न्यूट्रिशन जो होगा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए अलग लेवल है ना। बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, है ना, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, और एक ऑटोट्रॉफ्स को क्या बोलते हो आप लोग? यस, ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ना, शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए तो बेटा जो प्लांट्स है वो तो ऑटोट्रॉफ्स है, वो तो न्यूट्रिशन देने वाले हैं आपको, वो तो फूड सप्लाई करने वाले हैं, फूड बनाने वाले हैं। आपकी मम्मी खाना जरूर बना रही है घर में, बट वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, वो हेटेरोट्रॉफी है। एक्चुअल जो खाना बना रहा है ना बेटा वो प्लांट है। अगर प्लांट नहीं होगा तो मम्मी भी खाना नहीं बना पाएगी, है ना। तो किचन का भी कोई फायदा नहीं बोल सकते हैं। सो बेटा जो न्यूट्रिशन है प्लांट्स के अंदर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स आपके क्या है बेटा? ऑटोट्रॉफ्स है। नो नीड टू आई थिंक टेल दिस थिंग, इट्स वेरी इजी। हमेशा याद रखना बेटा, ऑटो मीन्स सेल्फ, तो बेटा खुद से बना रहे हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड, राइट। जबकि जो एनिमल्स है बेटा वो हेटेरोट्रॉफ्स है, दैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और व्हाट यू कैन से अदर एनिमल, राइट, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स, जबकि ये सेल्फ सब काम कर रहे हैं। सो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। अभी तक कोई प्रॉब्लम? लाइफ प्रोसेस में बेटा ये चारों चीजें हमने पढ़नी है। वी हैव टू लाइक आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट वन, दैट इज डाइजेशन। और डाइजेशन में भी हमने सबसे पहले बात करें न्यूट्रिशन की, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यस, सो वी हैव फाइंड आउट दैट कि बेटा न्यूट्रिशन जो है दो टाइप का हो गया, एक हो गया ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड हो गया आपका हेट्रोट्रॉफिक। सो पता होगा ये चीज भी, है ना। बोलोगे मैम क्या पढ़ा रहे हो, ऑलरेडी पता है हमें। एक चलो क्वेश्चन देती हूँ आपको, आपको तो पता है कि ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है ना। एक चीज बताओ,
ये जो हम बात कर रहे हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सुनिए ये चीज, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और सिंपल कर देती हूँ आपके लिए। बेटा प्रोकैरियोट्स होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो सिर्फ एक ही सेल के बने हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा ना आपने, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो बेटा प्रोकैरियोट्स तो वो हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने हैं। यूकैरियोट्स जो है ना वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट वी आर। ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आर वी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट? यस। सो बेटा प्लांट्स, ह्यूमन और एनिमल, ये सारे आते हैं आपकी यूकैरियोट्स में, मतलब मल्टी सेल्युलर में, या बोलो यूकैरियोट्स होते हैं। तो बेटा अपन जो भी बात कर रहे हैं ना, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, अभी अभी हम और भी टर्म्स और टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे बेटा, वो सारे के सारे जो है ना यूकैरियोट्स की बात हो रही है। बट व्हाट अबाउट यूनिसेल्युलर? व्हाट अबाउट दिस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स? मैं सिंगल सेल्ड बोलूं, या बोलूं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, या बोलूं प्रोकैरियोट्स? ये कैसे कर रहे हैं सारे काम? क्योंकि हमने बोला अगर एक लाइफ को मेंटेन करना है तो ये 4 लेवल्स जो है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, है ना, ये अच्छे से होते रहना चाहिए। सो व्हाट अबाउट दिस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? ये कैसे मेंटेन कर रहे हैं इन चीजों को? क्या इनके लिए सेम प्रोसीजर है? क्या इनमें भी हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक अलग से कैटेगरी है? व्हाट डू यू थिंक? रेस्पिरेशन के लिए हमारा, लेट्स से फॉर ब्रीदिंग वी आर यूजिंग लंग्स, राइट? क्या ये भी ऐसा ही यूज कर रहे हैं सिस्टम? सो ऑफ कोर्स नो। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में बेटा सारा काम डिफ्यूजन से हो जाता है। प्लीज नोट डाउन दिस थिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि जो आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, दैट इज SCO, या आप बोलो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, उनमें वेदर इट इज डाइजेशन, वेदर इट इज रेस्पिरेशन, देखो सिंगल सेल है मतलब एक ही सेल सारा काम कर रही है, पहली बात है ना। सो वेदर इट इज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, वट एवर इट इज, सारा एक ही सेल सारा काम कर रही है। तो कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, नो पर्टिकुलर ऑर्गन, रिमेंबर दिस थिंग, टू डू एनीथिंग, बट स्टिल दे आर डूइंग देयर जॉब। कर रहे हैं ना अपना काम? कैसे कर रहे हैं? आंसर इज बाय डिफ्यूजन। रिमेंबर ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पेपर में बहुत बार आता है, कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल दो यू नो व्हाट, जब एक बार ये चैप्टर आपका हो जाएगा देन आई विल टीच यू सम ऑफ द NCERT और टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पूरा आपका इस लेवल को क्लियर कर देंगे। बट स्टिल यू शुड नो दिस। तो बेटा जो भी हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक की या हेट्रोट्रॉफ्स, वो सारे मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। ये सारे यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम, मल्टी सेल्यूलर की बात कर रहे हैं। सिंगल सेल्ड में ऐसा कुछ नहीं होगा। डाइजेशन भी हो रहा है, वहां सारे काम हो रहे हैं, लेकिन बेटा एक प्रोसेस है डिफ्यूजन उससे। अब आपको पता है ना डिफ्यूजन क्या है, 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा। क्या होता है डिफ्यूजन? इट इज जस्ट मूवमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम, समथिंग मीन्स इट कुड बी गैस, इट कुड बी सॉल्वेंट, right? So this is moving from high concentration to lower concentration. So movement of substances from high to low concentration, this is what you can say diffusion. Any doubt till now? चलो आगे मूव करते हैं। इनको इरेज कर दे, नॉट रिक्वायर्ड, बट याद रखना, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स और यूकैरियोट्स में, सॉरी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, बट अभी करने का नीड नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं आना है ना। बस आपको स्टिल पता होना चाहिए कि मल्टी सेल्यूलर के लिए टर्म हम यूकैरियोट्स यूज करते हैं और यूनिसेल्युलर के लिए हम प्रोकैरियोट यूज करते हैं टर्म, ठीक है। सो बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर, these are utilized to prepare organic food. So in autotrophic हम क्या कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक फूड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक नॉट फूड बट यस इनऑर्गेनिक मटेरियल बोल सकते हैं, जैसे कि CO2 है, ठीक है, सनलाइट है, प्लांट्स तो ऐसे बनाएंगे ना फूड, और क्या बोल सकते हो आप, वाटर है,
है ना। सो हम इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? टू मेक फूड, टू मेक ऑर्गेनिक फूड, जैसे ग्रीन प्लांट्स, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। हेट्रोट्रॉफिक जो है बेटा, दैट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हम अपना खाना खुद थोड़ी बना रहे हैं, डोंट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, खाना खुद से थोड़ी बनाते हैं हम अपना, है ना, प्लांट के ऊपर बेस है। दैट मीन्स वी आर गेटिंग दैट न्यूट्रिशन दैट फ्रॉम आइदर फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स, है ना, मतलब आप बोल सकते हो या तो डायरेक्टली खाना खा रहे हैं या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली लाइक प्लांट से, और इनडायरेक्टली आप किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहे हैं, है ना, एनिमल्स एंड फंजाई। सो लेट्स स्टार्ट with the very first one, that is autotrophic nutrition. And let me tell you student, one of the most important from this chapter, क्योंकि आप ना अभी तक बस ये पढ़ के आए हो कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है ना, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑफकोर्स हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। अभी तक आपने बस यही देखा होगा, फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा होगा आपने, कि लाइट के प्रेजेंस में खाना बन जाता है ना, पता होगा ये सारी बातें आपको। लेकिन 10th में हो भाई, मतलब बेटा आपको यहाँ पर केमिकल इक्वेशन भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने केमिकल इक्वेशन अच्छे से नहीं पढ़ी तो वो आपके लिए गलत होगा, आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो बेटा फोटोसिंथेसिस, पहली बात तो ये, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। बार बार ये चीज आ रही है, पता भी है, रिपीट करने की नीड भी नहीं है। अभी हमने एक बात करी बेटा, ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करते हैं, राइट, और उसे कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, या आप बोलो ऑर्गेनिक फूड में, राइट। ये तो बेटा इनऑर्गेनिक मटेरियल सिंपल था, बट इन्होंने क्या करा, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया। एंड ड्यूरिंग द डाइजेशन क्या होगा, ये डाइजेशन में बेटा जो कॉम्प्लेक्स आपने खाया है ना वो सिंपल में कन्वर्ट होगा। आ रही है बात समझ में? तो मतलब अगर आप बात करते हो ऑटोट्रॉफ्स की, सो दे आर कन्वर्टिंग सिंपल थिंग्स इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। एंड वंस वी ईट द कॉम्प्लेक्स थिंग, जब हम कॉम्प्लेक्स चीजें खा रहे हैं उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में। दैट मीन्स बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, थोड़ा बताइए मुझे भी, थोड़ा मुझे भी पढ़ाइए। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? यस, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बताइए। ऑफ कोर्स, सी सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन, है ना, कुछ बनना। और फोटो का मतलब प्लांट भी होता है और लाइट भी होता है। प्रोडक्शन किसका हो रहा है, अभी हमने देखा सिंपल से कॉम्प्लेक्स फूड बन रहा है ना। सो बेसिकली आप बोल सकते हो प्लांट विल गोइंग टू प्रोड्यूस फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, समझ रहे हो, ये फैक्टर है। हावेवर वी विल ऑल्सो सी द स्टेप्स, कि कैसे होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत बार पेपर में आता है, पर अभी के लिए फोटोसिंथेसिस पे फोकस करते हैं। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दैट फोटोसिंथेसिस, ऑल तो पता है मुझे डेफिनेशन, आप सबको पता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे पास, सबको डेफिनेशन पता है ना। सो अब मुझे आप एक चीज बताइए फटाफट से, क्या रॉ मटेरियल चाहिए एक प्लांट को फूड बनाने के लिए? हाँ जी, बताइए, कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होगा भाई? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, हाँ जी, ओके। पहला पहला तो बच्चे बोलेंगे सिंपली वाटर, भाई बिन पानी सब सून, पानी नहीं होगा तो कहाँ बनेगा प्लांट, कहाँ कुछ कर पाएगा, है ना, का इवन प्लांट खुद ही नहीं बनेगा बिना पानी के, तो आगे क्या ही बनाएगा। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंडेटरी थिंग, ये नहीं हुई तो अब भी दिक्कत। और आप क्या बोलोगे? हाँ जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑफ कोर्स सनलाइट। अगर यही नहीं हुई, भाई डेफिनेशन ही यही करिए, लाइट,
लाइट वो नहीं जो तुमने घर में अपना, जिसे तुम लाइट बचपन से बोलते आ रहे हो, एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, पता है ना, घर में हम लाइट बोलते हैं, वो वाली लाइट नहीं चाहिए, इसको चाहिए सनलाइट। ऑल दो हम ग्रीन हाउस जो बनाते हैं, है ना, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वहां पर हम आर्टिफिशियल लाइट का यूज करते हैं, है ना, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो इतना हम फोकस नहीं कर रहे वहां, इतना कुछ नहीं करना हमने, बट स्टिल रिमेंबर दिस, है ना। ग्रीन हाउस में हम आर्टिफिशियल लाइट यूज करते हैं, बट अभी हम तो नेचुरल बात कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो बेटा सनलाइट इंपॉर्टेंट है। और बताइए कहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी बेटा एक पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। तो भाई ये सारी चीजें वो है जो अगर नहीं मिली प्लांट को तो कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताती हूँ, क्या है वो इंटरेस्टिंग चीज पता है? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्लोरोफिल, ऐसा नहीं है कि मान लो मेरे पास 4 तरीके के प्लांट है ABCD, चारों का ही फोटोसिंथेटिक रेट सेम होगा, नो, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा जो नंबर ऑफ क्लोरोफिल है ना, वो हर एक प्लांट में डिफरेंट होते हैं, अदर देन कि हम सेम स्पीशीज की बात कर रहे हो, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्लोरोफिल, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा बेटा वो भी डिफरेंट होगा, वो भी वेरी करेगा, रिमेंबर दैट। तो कई बार अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट जैसे कि अभी चल रहा है कि आ सकता है, तो उस बेस पे बात की जा रही है ना, तो पता होना चाहिए आपको। अच्छा चलिए बात करते हैं, अब आपने केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा फिनोमिना देखा होगा ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। वहाँ क्या देखते हैं हम? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से बनता है आपका प्रोडक्ट, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और RH ऐसा होती है आपकी राइट हैंड साइड। सेम ऐसे ही बेटा हमें केमिकल इक्वेशन भी पता होनी चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, और वर्ड इक्वेशन भी पता होनी चाहिए, है ना। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि इक्वेशन 2 टाइप की होती है, एक केमिकल इक्वेशन होती है जहां आप सिंबल्स का यूज करते हैं, है ना। लेट मी शो यू दिस थिंग। यस, सो मैं क्या कह रही हूँ आपको कि केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन 2 तरीके हैं किसी भी रिएक्शन को बताने के। आपको पता है रिएक्टेंट से क्या बनता है बेटा? प्रोडक्ट। तो पहले बात करते हैं रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट मीन्स द थिंग दैट यू रिक्वायर। क्या क्या चाहिए आपको? वर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं पहले, वर्ड इक्वेशन में लिख देते हैं, है ना, या किस में लिखे? बताइए किस में लिखे? चलो केमिकल इक्वेशन में लिख देते हैं, क्योंकि अब आप 10th में हो, ऑफकोर्स आपको केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए, और एग्जाम में आपको केमिकल इक्वेशन जरूर लिखनी है, नो डाउट। उस के नीचे जो सिंबल आप लिखेंगे उसके नीचे आप उसका नाम लिख सकते हैं वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, बट रिमेंबर केमिकल इक्वेशन तो आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, पहले चलो रिएक्टेंट बताइए क्या क्या थे, अभी हमने देखा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस व्हाट वी रिक्वायर, वाटर, है ना। अब आपको पता है केमिस्ट्री का रूल, फर्स्ट चैप्टर जो है, क्या रूल है कि हमें एरो को सजाना होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इस एरो के ऊपर लिखेंगे। दैट वाज सनलाइट चाहिए हमें, तो मैंने सनलाइट को भी यहाँ मेंशन कर दिया। और क्या चाहिए मुझे? यस, क्लोरोफिल, क्योंकि भाई क्लोरोफिल के अंदर ही तो सारा काम होना है ना, क्लोरोफिल लिख दिया। चलिए ये तो मेरे हो गए रिएक्टेंट, है ना। प्रोडक्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग हमने बोला था, क्या बोला था हमने? जो प्लांट्स हैं वो इनऑर्गेनिक चीजों का यूज करके ऑर्गेनिक चीज बनाता है, दिस इज व्हाट वी हैव जस्ट सी, राइट। तो क्या बनाया उसने? ऑर्गेनिक ग्लूकोज बनाया, एंड द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6, एंड नॉट इवन दैट, सिर्फ ये नहीं बनाया, ऑक्सीजन जो आप ब्रीद आउट कर रहे हैं ना, सॉरी जो आप ब्रीद इन कर रहे हो ना, इनहेल करते हो जो आप ऑक्सीजन, ये बनाई है प्लांट्स ने। सो प्लांट्स ने बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेके आपको ऑक्सीजन दी है। सो देखो प्लांट्स की इंपॉर्टेंट कितनी है ना। तो भाई डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, उसको उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि भाई प्लांट्स हैं तो हम हैं,
हमारे बिना प्लांट्स बहुत अच्छे से रह रहे हैं, है ना, बट हम प्लांट्स के बिना नहीं रह पाएंगे, है ना। देखते होगे आजकल हर कोई इंस्टा और हर जगह एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा ना, विदाउट मैन जो एक दुनिया का नज़ारा है वो एक बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, जस्ट बिकॉज हम वहां पर कुछ गंद नहीं मचा रहे, है ना, हमारे जैसे ही लोग हैं। तो जितना हो सके ये सारी चीजें अवॉइड करो, है ना, खुद के लिए भी और हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी प्रिजर्व रखनी है चीजों को, क्योंकि राइट। सो बेटा अदर देन दिस ऑक्सीजन वाटर भी बनेगा, है ना, वाटर भी आएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा। सो देयर आर सम थिंग्स दैट वी विल गोइंग टू स्टडी। अच्छा, एक चीज का मुझे ना कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, व्हाट डू यू थिंक, इज इट रिप्रेजेंटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड वन? पढ़े होंगे ना केमिस्ट्री में, बताइए ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? राइट बेटा, ये अनबैलेंस्ड मैंने आपको बताया, बट एग्जाम में आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताना है। वी विल स्टडी दियो, सो लेट्स सी दैट। सो autotrophic nutrition is the process by which autotrophs take in CO2, water and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll, sunlight. This is called photosynthesis. Right, equation मैंने अभी आपको बताई, these are the reactant, that is carbon dioxide and water. तो देखो बैलेंस करके बेटा आपका 6 molecules of carbon dioxide आएंगे, 12 molecules of water आएंगे, right, which will give you glucose, ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल्स आपको ऑक्सीजन के मिलेंगे और 6 ही वाटर के मिलेंगे। रिमेंबर दिस, सब कुछ 6 है अदर देन वाटर ऑन इन रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड पे आपको वाटर के साथ 12 लगाना है, C6H12 और 6 कॉमन रहेगा, 6 + 6। हाउएवर यू नो व्हाट, आपने व्हाट आई कैन से, यस, आपने जब ये इक्वेशन की होगी तो आपको बैलेंसिंग करना भी सिखाया होगा ना केमिस्ट्री टीचर ने, ऑल्दो मैं भी आपको सिखा सकती हूँ, बट फैक्टर ये है ना कि आपको बायोलॉजी में बैलेंस करके नहीं दिखाना, तो क्यों टाइम वेस्ट करें ना उस पर। तो इसीलिए आप ये याद रख लेना, अदरवाइज आप बैलेंस भी करके देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस के, थोड़ा सा ना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ना रिलेट कर रहे हैं हम, ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा। बताइए मुझे, अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आप मुझे बकायदा अच्छा सा आंसर देंगे। व्हाट डू यू थिंक, ये जो फोटोसिंथेसिस है, इज इट अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक? दो रिएक्शंस होती है ना बेटा, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, या तो एक्सोथर्मिक होती है या फिर एंडोथर्मिक होती है ना, दो टाइप की होती है। तो बताइए मुझे कौन सी रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस? हाँ जी, सोचिए सोचिए, बताइए बताइए, यही हूं मैं, कहीं नहीं जा रही मैं। देखो, ये बताने के लिए कि फोटोसिंथेसिस एक्सो है या एंडो, आपको पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है ना। तो देखो, एक्सो मतलब आउटसाइड और एंडो मतलब इनसाइड। सो बेटा जहां एनर्जी रिलीज, आउटसाइड मतलब कोई चीज बाहर जा रही है, ऑफकोर्स हम यहाँ एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो अगर एनर्जी बाहर जा रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, रिलीज हो रही है, तो हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। एंडोथर्मिक, जो अगर एनर्जी जो है ना बेटा, या हीट बोलो आप, एनर्जी बोलो, अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं कोई चीज, अगर उसे रिटेन कर रहा है, अंदर अपने अंदर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तब वो होती है एंडोथर्मिक। और अभी मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, मतलब ये सारी चीजें अंदर जा रही है ना, रिक्वायर्ड है प्लांट को, बिना इसके काम ही नहीं होगा, है ना। और एंड में हमने देखा, एंड में हमने क्या देखा, एनर्जी भी आप बोल सकते हो, सॉरी, दिस इज रिक्वायर्ड है ना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए, एंडो होगी या एक्सो? इसको रिक्वायर्ड है ये चीजें, एब्जॉर्ब होगी, रिक्वायर्ड मतलब वो चीज रिटेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यस। तो बेटा फोटोसिंथेसिस जो है आपकी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रिमेंबर दिस थिंग, endothermic, because it required energy to do the thing।
अगर प्लांट को आपने CO2 नहीं दिया, प्लांट को आपने वाटर नहीं दिया, तो भाई ये काम भी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? मतलब जब तक आप कुछ दोगे नहीं प्लांट को ग्रो करने के लिए, प्लांट ग्रो नहीं करेगा। आपके हाथ में थोड़ी है बोलो, वो तो भगवान जी बारिश दे रहे हैं। मतलब एक कॉन्सेप्ट है समझने का, दैट मीन्स दे रिक्वायर एनर्जी टू डू सम टास्क, राइट? इसी वजह से बेटा आपकी फोटोसिंथेसिस, प्लीज नोट डाउन दिस थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है। फोटोसिंथेसिस आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अभी जब अपन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे एक और टर्म, दैट इज एक्सोथर्मिक वन, वहां डिस्कस करेंगे, अभी रिक्वायर्ड नहीं है। बट आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या होता है आपको, कई बार तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू थिंक, जो फोटोसिंथेसिस है, इज इट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, मतलब एज अ ऑब्जेक्टिव वन। बट समटाइम्स दे कैन आस्क यू व्हाई फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक, एक्सप्लेन। बता दिया रीजन, है ना? रीजन तो मैंने बता दिया, उन्होंने आपको आंसर भी दे दिया कि एंडोथर्मिक है, बट आपको रीजन बताना है। रीजन अभी अभी आपको बताया भाई, क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए, बिकॉज दे रिक्वायर एनर्जी टू डू सम ऑफ द टास्क, राइट? नाउ लेट्स सी द रॉ मटेरियल। ऑल्दो मैंने सारी बातें कर ली हैं, बट स्टिल देखना पड़ेगा एक बारी, है ना? सो बेटा सनलाइट है फर्स्ट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। देन क्लोरोफिल है, ठीक है, बिकॉज क्लोरोफिल इज दैट ग्रीन पिगमेंट दैट विल गोइंग टू एब्जॉर्ब द सनलाइट, है ना? वही तो एब्जॉर्ब करेगा, ये फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। नो क्लोरोफिल, लिख लो ये चीज, नो क्लोरोफिल नो फोटोसिंथेसिस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तुम नहीं लिखोगे, तुम प्रॉपर लिखोगे, ठीक है? एंड रिमेंबर, कई बार एग्जाम में आता है व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, टेल मी फर्स्ट स्टेप और सेकंड और थर्ड, और कई बार तीनों स्टेप बताने होते हैं। सो रिमेंबर बेटा, फर्स्ट स्टेप है आपका जो सनलाइट है दैट विल गोइंग टू एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। देन बेटा नेक्स्ट होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 जो है बेटा दैट विल गोइंग टू एंटर थ्रू स्टोमेटा। उसके लिए आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, दैट वी विल स्टडी ऑल्सो, वो भी स्टडी करेंगे हम, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो आपको पता है स्टोमेटा के अंदर पोर्स होते हैं, उन जैसे मान लो ये स्टोमेटा, यहाँ पोर्स होंगे, इस पोर्स के थ्रू CO2 अंदर जाएगी, है ना? और इसी पोर्स के थ्रू O2 बाहर निकलेगी। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, आप बोल सकते हो यहाँ पर, है ना? स्टोमेटा से। Then the next raw material that is required for photosynthesis is the water. So water का काम क्या बेटा, जो dissolved minerals है जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, they will going to take up by the roots of the soil. Water root के अंदर present है, soil let's say, sorry soil के अंदर, let's say ये soil है, ये कोई भी प्लांट है, ठीक है? ये जो रूट हेयर सेल्स है ना, ये रूट जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, है ना? यहीं से, या आप प्लांट को चाहे पानी ऊपर से दे रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली वो मिट्टी में तो जाता है पानी, और वहीं से जो प्लांट है वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना? स्पेसिफिकली अगर मैं पार्ट का नाम बोलूँ जो एब्जॉर्ब करता है बेटा, वो रूट होती है, और रूट हेयर सेल्स होते हैं टू इंक्रीज द एरिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके, दैट विल हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस। लेकिन इतना ज्यादा भी ना हो जाए कि दिक्कत हो जाए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है? ये रूल याद रखना, बायोलॉजी में नहीं, हर जगह जहां एक्सेस हुआ, इवन अगर आप ज्यादा पढ़ने लगे तब भी दिक्कत है, कम पढ़ोगे तब भी दिक्कत, ज्यादा पढ़ोगे तब भी दिक्कत, इसलिए लिमिटेड पढ़ो, ठीक है? देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस बताइए, फोटोसिंथेसिस की जगह कहाँ है? जस्ट नेम दैट प्लेस। यस, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पर्टिकुलर पिगमेंट क्लोरोफिल। एक और नाम बता देती हूँ, मीजोफिल का नाम आ जाता है कई बार, ठीक है? बट याद रखना क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट जहाँ एक्चुअल में होती है। नाउ लेट्स डिस्कस, ओके लेट मी इरेज एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। आई थिंक कुछ हद तक आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। यू नो व्हाट क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट, इवेंट्स का, ये वो बड़े ऐसे वाले क्वेश्चन है जो आपको ना बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना? सो अच्छे से पढ़ो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन इवेंट्स बोलो या आप बोलो स्टेप,
या बोलो स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। देखो, अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको समझ अभी के अभी आ जाएगा, ध्यान से नहीं सुना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समझ नहीं आएगी। तो बेटा हम बात कर रहे हैं स्टेप्स की। पहला स्टेप मैंने अभी आपको बताया, लेट्स से ये हमारा प्यारा सा प्लांट बना देते हैं यहाँ पे। चलो हमने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ पे प्लांट। ये हमने यहाँ पे अपना सन भी बना देते हैं भाई। ये हमारा सन है, थोड़ा सा अटपटा सा सन है। और यहाँ मैं प्लांट की भी बेटा एक स्पेसिफिक पार्ट की बात कर रही हूँ, दैट इज क्लोरोफिल, लेट्स से, क्योंकि यहीं पर सारा काम हो रहा है। तो बेटा पहला स्टेप क्या होगा? ऑफ कोर्स जो ये लाइट है ये क्लोरोफिल पे पड़ेगी, समझ रहे हो? तो बेटा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जो आपका क्लोरोफिल पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को। दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट, राइट? सेकेंड पॉइंट क्या होगा? सोचो, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रही और आप भी यहीं हो। सोचो, पहले देखो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया सनलाइट को, बेटा सेकेंड स्टेप क्या होगा? ऑफ कोर्स ये क्या थी? लाइट, लाइट एनर्जी थी ना। क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया। अब आपको पता है ये इनऑर्गेनिक लेके ऑर्गेनिक बनाता है, ऑर्गेनिक फूड बनाता है। बट दिस ऑर्गेनिक फूड, वेदर इट इज अ ग्लूकोज और एनी सॉर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है दिस इज अ काइंड ऑफ केमिकल फॉर यू। दैट मीन्स सेकेंड स्टेप आप बोल सकते हो लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी। एंड नॉट इवन दैट, साइड बाय साइड एक और काम हुआ। क्या काम हुआ? क्या काम हुआ बताइए? रिमेंबर दैट इक्वेशन अभी बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विल गिव यू ग्लूकोज एंड वाटर। वाटर भी छोड़ो, भी तो हमें मेन क्या चाहिए? ऑक्सीजन, है ना? ये सारी बातें भी हमने की है, इस इक्वेशन को भी ध्यान में रखना। बेटा साइड के साइड क्या हुआ? अब इस प्लांट ने क्लोरोफिल लिया, CO2 तो इसने एब्जॉर्ब भी कर ली, है ना? एब्जॉर्ब भी कर ली क्योंकि भाई इसको रिक्वायर्ड थी टू डू द टास्क। अब क्या चाहिए बताइए? पानी भी तो लिया था भाई, वाटर भी तो लिया था प्लांट ने। और लाइट एनर्जी जब वाटर पे पड़ेगी, रिमेंबर लाइट के लिए हमने टर्म यूज की थी बेटा फोटो, और लाइट जब पड़ती है वाटर पे तो हो जाता है लिसिस, मतलब ब्रेक डाउन। फोटोलिसिस रिएक्शन होगी, ठीक है? तो फोटो मतलब लाइट, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो लाइट की वजह से पानी टूट जाएगा। पानी टूटेगा तो क्या बनेगा बेटा? यस, फोटोलिसिस सेकंड, इसी में आप लिख सकते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, है ना? जब फोटोलिसिस होगा वाटर का तो क्या होगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल अलग हो जाएगा, है ना? ये वाली कंडीशन आ जाएगी इस तरीके से, है ना? सो आपका सेकंड स्टेप ये होगा। यस, थर्ड स्टेप क्या होगा? सी वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी थी उसी को वर्ड्स में लिख रहे हो आप स्टेप्स में, कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, ठीक? बेटा फोर्थ स्टेप जो होगा, सॉरी जो थर्ड स्टेप आपका होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने ली, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगी। सो CO2 बेटा रिड्यूस हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट्स में, या आप बोल सकते हो शुगर में। समझ रहे हो? CO2 रिड्यूस हो चुकी है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, राइट? पॉइंट समझ में आया? चलो अब पॉइंट देखते हैं इसके। व्हाट हैपन? ये यहाँ स्टिकी हो गया, लेट मी चेक। So let's see the very first step, that is absorption of light energy by chlorophyll, ठीक है? सेम चीज मैंने अभी आपको बताई है। सेकेंड स्टेप आप बोल सकते हो, ये इतना क्यों भाग रहा है भाई, इसको इतना नहीं भागना। लेट मी एडजस्ट दैट।
Just a minute, let me arrange this thing for you. कोई तो दिक्कत हो ही जाती है ना? कोई नहीं, बट आप पॉइंट ध्यान रखना। तो फर्स्ट जो है बेटा आपका, लेट मी मेक दिस स्मॉल। या तो यस, नेक्स्ट आपका पॉइंट आप बोल सकते हो कि क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना? फोटोलिसिस हो जाएगा। फोटोलिसिस, रिमेंबर अभी आपको बताया, देन द लास्ट स्टेप विल बी रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? नाउ लेट्स लिटिल बिट टॉक अबाउट दिस स्टोमेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार स्टोमेटा के ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, कई बार आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, तो आपको ध्यान से करना है, ठीक है? सो बेटा स्टोमेटा आपको पता है दैट इज अ काइंड ऑफ टिनी स्पोर जो कि लीव के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है? टिनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ लीव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट, राइट? देन फंक्शंस क्या होंगे बेटा, इसको थोड़ा, या इज इट विजिबल? सो यस, ठीक है। अब देखिए स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन CO2, ये तो पता ही है। इसके अलावा सेकंड बेटा, इट लूजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन, ठीक है? तो ट्रांसपीरेशन के टाइम पे, है ना, मैक्सिमम वाटर यहीं से रिलीज आउट होता है। ये आप एक टिपिकल स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा स्टोमेटा का, ठीक है? दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, मैक्सिममली देखेंगे आप ग्रीन कलर में होता है, ठीक है? दिस इज अ स्टोमेटल पोर एंड दीज आर द गार्ड सेल। आपको पता है नाइट टाइम पे जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज फॉर्म में रहता है, समझ रहे हो? तो बेटा जो ओपनिंग है या क्लोजिंग है, खुलना या बंद होना है किसका, स्टोमेटा का, वो कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा, गार्ड सेल कंट्रोल कर रहा है। सो गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ स्टोमेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज अ ऑब्जेक्टिव वन भी आ सकता है, एज अ सब्जेक्टिव वन भी आ सकता है, इन बोथ ऑफ द वे यू हैव टू बी रेडी विद दैट, गेटिंग दिस? So students, that's all about related to this what you can say autotrophic nutrition, ठीक है? इतना ही है, और आपको इतना सफिशिएंटली इतना ही करना है, लेकिन क्या, नाउ इट्स अ रिव्यू टाइम, ठीक है? अब आपको देखते हैं कि कितना समझ में आया, कितना आपने रिटेन किया। जस्ट टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू थिंक, फोटोसिंथेसिस इज इट अ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? थिंक अबाउट दैट, हमने आज डिस्कस की है ये चीज। फोटोसिंथेसिस जो है बेटा वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? ओके, सो यस, इट्स एंडोथर्मिक। what do you mean by that? Why, if I ask second question based on that, why photosynthesis is endothermic? Because it absorb energy to do some task. Okay, third question is write a chemical equation, write a chemical equation, mark that word, it's a chemical equation, it's not a word equation, okay? Chemical equation of photosynthesis which must be balanced. Yeah, what was that? Yeah, that was 6 molecule of carbon dioxide plus 12 molecules of water will gives you glucose. The chemical formula is C6H12O6 plus, yeah, 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water here, right? And क्या क्या required था बेटा, sunlight थी और क्या था, chlorophyll था, right? Let's move to the second question, sorry, the next question that may come in your exam, that is the events, main events, or what you can say steps of photosynthesis. What do you think, what are the main events or the steps of photosynthesis? Yes, 3 steps थे ना, remember? Yes, कौन से steps थे?
बेटा फर्स्ट स्टेप ये था कि जो क्लोरोफिल थी वो एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, राइट। सेकेंड स्टेप था लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, एंड ऑल्सो फोटोलिसिस विल टेक्स प्लेस, रिमेंबर हमने यही बात की थी। एंड देन वी हैव टॉक अबाउट कि जो आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रिड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। दीज आर द 3 स्टेप्स। ओके, जस्ट टेल मी व्हाट इज द रीजन, okay, just tell me the next question, that is what is the reason of closing और opening of stomata? कौन रिस्पॉन्सिबल है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। ऑफ कोर्स इट्स गार्ड सेल, इट्स गार्ड सेल। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जस्ट टेल मी दैट, क्या डिफरेंस होगा इनके बीच में, बता सकते हो ये तो, है ना, जो खुद से प्रिपेयर करते हैं, जो खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, ऑल दैट। सो सी स्टूडेंट्स, दैट्स what you can say all about related to this autotrophic nutrition, or not even that, अभी भी बहुत से questions हैं। Let's see that, then I will say something which will be good for you, okay? So what is that actually? Yeah, stomata क्या है, and not even that, you have to draw the structure, ठीक है। आपको जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, अदरवाइज इट विल नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टोमेटा का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, हाउ like it is involved in the process of photosynthesis, like how it is involved in transpiration, something like that, okay? So see students, that's all about related to this autotrophic nutrition. In the next video you will see हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, बट मेक श्योर आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अ डिफरेंट टॉपिक with the same more interesting way, okay? Thank you so much, bye bye, take care.